नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अदिति शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी आदि से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम मछली पालन की बात करते हैं तो काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से भी जुड़े हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद शुरू कर दी है और मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस योजना को सरकार 20,050 करोड़ रुपए से शुरू करेगी। तो आज वाद संवाद में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर और इसके तमाम पहलुओं पर वाद संवाद करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर राजीव रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम वाद संवाद में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों और मछली विक्रेताओं के साथ अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कुल अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए की होगी। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए की होगी। मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की जाएगी। योजना वित्त वर्ष 2020 और 21 से 2024 और 25 के दौरान लागू रहेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन को 2024 और 25 तक 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का है। इस महत्वाकांक्षी योजना से निर्यात आय दोगुनी होकर 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और अगले 5 वर्षों में मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को भी लाया जा रहा है। इस योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना से मछली पालन की औसत उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर के मौजूदा राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 5 टन प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और हमारे विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव रंजन। तो आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे इस योजना के बारे में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में आप विस्तार से क्या कहेंगे? क्या है ये योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 20,050 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है, जिसमें हम लोगों के राज्य की हिस्सेदारी भी है और लाभार्थी भी इससे जुड़े रहेंगे। योजना की अवधि 5 साल है और इसकी मुख्य गतिविधियों में मत्स्य क्षेत्र की क्षमताओं के समावेशी और न्याय संगत तरीके से विकास। इसमें हम लोग उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि के लिए काम करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन में सुधार, बेहतर एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और इससे हम लोग सबसे ज्यादा जो जरूरी है मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल। इसके तहत
नई गतिविधियां भी ली गई हैं। और पहली बार हम लोग इसमें जैसे ट्रेसिबिलिटी या सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन, सागर मित्र, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, न्यूक्लियस सेंटर, इस तरह से हम लोग बहुत सारी नई नई गतिविधियां भी इसमें रखा है। नई नई चीजें हैं इसमें शामिल की गई हैं जिससे हमारे मछली पालन के क्षेत्र को फायदा मिल सकता है। तो जो हमारे मछली पालक पहले से ही मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ ही अगर जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है ये योजना, इस पर क्या कहेंगे आप? इस योजना के लाभार्थी हैं फिशर्स, जो पारंपरिक मछुआरे हैं, मछली किसान हैं, जल कृषक जो कह सकते हैं, मछली श्रमिक और मछली विक्रेताओं को भी इसमें जोड़ा गया है। और इसमें हम लोग जो मत्स्य विकास निगम्स, उनके साथ मत्स्य पालन में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, संयुक्त देयता समूह हैं, या मत्स्यकारी सहकारी समितियां हैं, मत्स्य संघ हैं, और एक्वाप्रेन्योर्स जो निजी उद्योग के फर्म भी हैं, उद्यमी भी हैं, उन लोग इसके साथ जोड़ा गया है। जो FFPOs हैं, मछली किसान उत्पादक संगठन और कंपनियां, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग सब लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। जी, तो ये तमाम लोग हैं तो ये तमाम लोग हैं जो मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस योजना का सीधे तौर पर लाभ भी ले सकते हैं। डॉक्टर राजीव, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में मछली उत्पादन किस स्तर पर किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग वर्तमान में हम लोग अभी 150 लाख टन मछली का उत्पादन इस देश में कर पा रहे हैं। और अब हम लोग का लक्ष्य है कि हम इसे बढ़ा के 220 लाख टन की तरफ ले जाएं। और इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही डिटेल प्लान बना के रखा है। जी बिल्कुल। तो वर्तमान स्थिति में तो जो है उसमें बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है और इसके लिए ही इस योजना की शुरुआत भी की गई है और आगे चलकर उम्मीद की जा रही है कि 220 मीट्रिक टन तक उत्पादन किया जा सके और बिल्कुल मछली पालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति सी लाई जा सके। अगर हम नीली क्रांति की बात कर लें यहाँ पर डॉक्टर राजीव, तो हमारा जो देश भारत है वो किस स्थिति पर है, क्या स्थिति बनी हुई है? मात्स्यिकी क्षेत्र की अपार संभावना को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस क्षेत्र में नीली क्रांति लाने के लिए दिसंबर 2015 में 3000 करोड़ के परिव्यय के साथ नीली क्रांति एक ऐसा स्कीम था, मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन, एक ऐसा स्कीम बनाया गया था 5 सालों के लिए। और इसका मुख्य उद्देश्य समग्र मात्स्यिकी क्षेत्र का समग्र विकास और उस समय हम प्रोडक्शन था 102 लाख टन, तो बढ़ा के 50 लाख टन का दिखा दिया। और इस 5 मत्स्य पालन के विकास में राज्यों को 2,500 करोड़ रुपयों का सहायता भी लगी दिया है। राज्यों के साथ मिलकर हम लोग ने ये प्रोडक्शन बढ़ाया है। अभी हम लोग 10.88% के रेट से पिछले 5 सालों में फिशरीज का डेवलपमेंट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। साथ एक्सपोर्ट्स भी और प्रोडक्शन में ये सब साथ बढ़ा है। जी, उत्पादन और निर्यात में भी आप कह रहे हैं काफी अच्छा सकारात्मक बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। तो अभी आपसे जान लेते हैं हम निर्यात की स्थिति के बारे में। अगर हम मछलियों के या फिर उससे जो बने उत्पाद हैं उनके निर्यात की बात करें तो किस स्तर पर बने हुए हैं, किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं इस क्षेत्र में? तो नीली क्रांति के दौरान मत्स्य उत्पादों का निर्यात 33,500 करोड़ 2014-15 से बढ़कर 40,589 करोड़ 2018-19 में हो गया। और अब हम लोग का टारगेट है इसको 1 लाख करोड़ तक ले जाना। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी, तो आपने कहा कि लक्ष्य है कि निर्यात को और भी ज्यादा बढ़ाया यहाँ पर जा सके। तो इस योजना का किस तरह का योगदान हम देख सकते हैं निर्यात को बढ़ाने में?
इसमें हम लोग का मल्टी प्रॉन्ग एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाया है जो स्टेक होल्डर्स के साथ जी। और इसमें सबसे पहले तो ज्यादा उत्पादन करना होगा, उसका क्वालिटी इंश्योर करना होगा। एरिया एक्सपेंशन हम लोगों ने 30,000 और जो स्पेसिफिक मार्केट डेवलप उसके लिए जो स्पीशीज का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक्वा क्लस्टर्स, फार्मर्स को एक क्लस्टर में बना के और उनमें कैपेसिटी बिल्ड करना, एक्सपोर्ट के लिए उनको प्रोत्साहित करना, उसके लिए एक्वा पार्क की योजना है। एक एक्वा पार्क में इन्वेस्टमेंट करीब 100 करोड़ रुपए का होगा और ऐसे हम लोग 6 जगह एक्वा पार्क बनाएंगे और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी 5 kg 5 to kg बढ़ाने की बात हो रही है। जी, तो पूरा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है और उस पर आगे चलकर अमल भी किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि मछली पालन के क्षेत्र में जो निर्यात की स्थितियां हैं वो काफ़ी बेहतर भी हो सकती हैं और इससे सीधा सीधा जो असर है, जो फ़ायदा है वो हमारे मछली पालकों को यहाँ पर मिलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। बिल्कुल आपके साथ हमारी ये जो चर्चा है इसे जारी रखेंगे डॉक्टर राजीव और साथ ही दर्शकों तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम वाद संवाद और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम वाद संवाद में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर और इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो अभी तक हमें बता चुके हैं कि आखिर ये योजना क्या है और किस प्रकार से मछली पालन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें लाभान्वित कर सकती है। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर रुख कर लेते हैं डॉक्टर राजीव का। डॉक्टर राजीव, आपने बता दिया कि निर्यात के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी में काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है और इस योजना के चलते अन्य कई तरह के लाभ भी हमारे मछली पालकों को मिल सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी क्या ये योजना कारगर साबित हो सकती है? इस नई योजना में हम लोगों ने 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बारे में सोचा है जी। और ये बहुत ही ज्यादा ये इंक्रीमेंटल है, ये नए रोजगार की योजनाएं होंगी जो इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जितने सब स्कीम्स हैं उनके द्वारा की जाएंगी। जी, तो कई तरह के रोजगार के अवसर जो हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो लोग हैं उन्हें मिल पाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि आजकल के युवा वर्ग जो है हमारा, उन्हें मछली पालन के क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में ये योजना एक काफी अहम भूमिका निभा सकती है? जी हाँ, ये नए जो जनरेशन है उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगी बिकॉज जो पारंपरिक मछुआरे हैं जो इसमें पहले से भी लगे हुए हैं, उनके अलावा बहुत सारे कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज हैं। जब इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। लोग जैसे फिशिंग रिटेल चेन में आ सकते हैं, जो हाइजीनिक फ्रेश वेजिटेबल और जैसे फ्रूट्स, इसमें बहुत ज्यादा पेरिशेबल क्वांटिटीज का होने के चक्कर में बहुत लोगों ने इसमें नया टेक्नोलॉजी डाल के उसका बहुत अच्छा किया है। तो उसी तरीके से फिशरी सेक्टर में भी अगर हम लोग रिटेल चेन में फिशरीज को सेफ और हाइजीनिक वे से मार्केट डेवलप करके करें तो बहुत लोग इसमें आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स नए आ सकते हैं। जी, तो कृषि स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसे भी काफी हद तक सहयोग मिलेगा। हमारे जो युवा वर्ग हैं वो स्टार्टअप भी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं।
तो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं। वो आगे चलकर जो अपने छोटे छोटे व्यवसाय हैं मछली पालन से क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनकी शुरुआत कर सकते हैं। और इस योजना में कई तरह के प्रावधान हैं, रोजगार के अवसर कई तरह के प्रदान किए जाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ सकें और मछली पालन के क्षेत्र में और भी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर सकें। एक और बात इस योजना में शामिल की गई है डॉक्टर राजीव, जो मछली पकड़ने के लिए जहाज जा रहे हैं उन्हें बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप, इसके संबंध में क्या जानकारी देंगे? जी, इसमें जो है डीप सी फिशिंग के लिए हम लोग जो हैं वो नए जहाज जो हैं जो दूर तक जा सके समुद्र के अंदर और वो जाके अपना इसमें ज्यादा डीप सी में जाने से अच्छे फसल की अच्छे कैच की जरूरत है। हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ इसमें बताते हैं कि कहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं फिशिंग के लिए और उसके साथ साथ हम लोगों ने नया टेक्नोलॉजी के साथ नए वेसल्स का बनाया है और वो एक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी तमिलनाडु को जैसे पायलट प्रोजेक्ट में दिया था, उसी का हम लोग इसमें और आगे बढ़ा के एक मदर वेसल का कंसेप्ट है जो समुद्र में जब जहाज जाता है और मछली पकड़ने के बाद उसको फिर शोर में लाके वहां पे उसे रेफ्रिजरेशन के साथ प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन डीके शुरू हो जाता है ठीक से अगर रेफ्रिजरेशन नहीं किया जाए। तो अब हम लोग एक मदर वेसल के थ्रू सी में ही मिड सी में ही उसका बहुत अच्छा रेफ्रिजरेशन करेंगे जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो सके। और आपने जैसे कहा कि इसमें बहुत सारे नए जनरेशन के लोग आ सकते हैं क्योंकि इसमें नई नई जैसे ऑर्नामेंटल फिशरी है, ऑर्नामेंटल फिशरी में बहुत सारा स्कोप है। ये पूरे विश्व में $20 बिलियन का मार्केट है। इंडिया में अब ये ग्रो कर रहा है 500 करोड़ के ऊपर और इसमें हर एक स्कूल्स में और जितने घरों में जैसे हम लोग एनकरेज करेंगे एक एक्वेरियम रखना और सजावटी मछलियां जो ऑर्नामेंटल फिश है ये बहुत बड़ा मार्केट है। उसी तरह से सीवीड है, सीवीड कल्टीवेशन और उसका प्रोसेसिंग, इस तरह की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको हम लोग पॉपुलराइज करेंगे और इसमें मेरा विश्वास है कि बहुत नए एंटरप्रेन्योर्स जोड़ेंगे इस जी। तो कई नई तरह की तकनीकियां यहाँ पर शुरू की जाएंगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे युवा हैं उन्हें जोड़ने के लिए भी कई नई कोशिशें भी की जाएंगी। जिक्र कर रही हूँ मैं यहाँ पर बीमा कवरेज को लेकर के कि पहले यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इस पर अब बदलाव किए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो सेक्टर है उसमें बीमा कवरेज बहुत अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि जो पारंपरिक मछुआरे हैं ये ज्यादातर पिछड़ी जाति के हैं और 67% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है और इसलिए उनके पास अपना कोलैटरल देने के लिए जो बैंक से लोन मिलता है या जो दूसरा लोन लेते हैं उनके पास लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट्स नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस कवरेज बहुत अच्छा नहीं था, बैंकिंग कवरेज भी बहुत अच्छा नहीं था, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं थी। इसके लिए हम लोगों ने पीएम किसान में उनका कवरेज के लिए कहा गया है और अभी हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा जो पीएम किसान में 2.5 करोड़ जो उसमें फिशर्स भी रहेंगे, उसमें मछली किसान रहेंगे, जोड़ा गया है तो उनका कवरेज होगा। इसके साथ साथ इनका जो इंडिविजुअल कवरेज है वो 2 लाख रुपए का था, उसमें स्कीम के अंदर हम लोग उसको बढ़ाने के लिए स्टेट्स के साथ मिलके उसको बढ़ा के 5 लाख किया। गुंजाइश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा इंश्योरेंस एक ऐसा एरिया है जिसमें हम लोग ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक और स्कीम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें इस पूरे एरिया के पूरे वैल्यू चेन में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसमें उनका कैसे इंश्योरेंस किया जाए। तो एक है इंश्योरेंस ऑफ द वेसल्स गोइंग टू सी, जो इसका एक इंश्योरेंस है और दूसरा है तो इस तरह से पूरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए वैल्यू चेन के अलग अलग हिस्सों का कैसे इंश्योरेंस करके उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं।
जी बिल्कुल, तो कई नए प्रावधान जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीमा कवरेज को लेकर भी किए गए हैं, यानी कि जो लोगों को पहले जानकारी नहीं थी अब जानकारी हो जाएगी। और किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं मछली पालन के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जैसे सरकार काफ़ी कदम उठा रही है, ये योजना भी एक बहुत बड़ा कदम है। इन सब कदमों के चलते किस तरह का बदलाव आप आगे आने वाले समय में मछली पालन के क्षेत्र में देखते हैं? इससे बहुत ज्यादा बदलाव आने की गुंजाइश है। जैसा कि मैंने कहा कि एक तो बहुत ही ज्यादा उत्पादन होगा, उसके चलते हम लोग 220 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करेंगे, उसके ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी। और इससे क्या फायदा होगा कि हमें जो भोजन और पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है एनिमल प्रोटीन के लिए, अफोर्डेबल प्रोटीन के लिए फिशरीज बहुत अच्छा सेक्टर है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस तरह के सब है, तो मैलन्यूट्रिशन के लिए ये बहुत ही अच्छा है, ये अवेलेबिलिटी होगा। उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो योगदान है वो कृषि जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में मत्स्य क्षेत्र का योगदान 7.28 है, उसको हम लोग बढ़ा के 9% करने के लिए हैं। और पूरा जो मत्स्य फिशरीज सेक्टर है वो 10.88% जो ग्रो कर रहा है, इसको हम लोग और कंसोलिडेट करके इसको और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कई तरह के बदलाव हम यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं हो सकते हैं आगे आने वाले क्षेत्र में। लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, अभी फिलहाल जो ये योजना है ये 5 वर्षों के लिए लागू की गई है, क्या इसे आगे भी बढ़ाने की कोई उम्मीद है, संभावना है? पिछले 5 सालों में हम लोगों ने नीली क्रांति वाली योजना चलाई थी और उसको कंसोलिडेट करके फिर उसको आगे उसकी उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों के ले जाने के लिए एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए बनाया है। और इसके गेन्स को देखते हुए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कि तब तक फिशरीज जो है वो बहुत ही डेवलप्ड हो जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग अब इसमें विश्व लेवल में जो अभी ऑलरेडी आप देखेंगे तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है, जिसमें हमको विश्व में 7.73% ग्लोबल शेयर है फिश प्रोडक्शन का, और हम लोग 4th लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर है। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बताया सीवीड में, ऑर्नामेंटल फिशरीज में, ये सब में हम लोग का शेयर अभी वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा नहीं है जी। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ 5 सालों के बाद भी इसमें और ज्यादा नए स्कीम्स, और मैंने ये भी बताया कि इसके अलावा ये 20,050 करोड़ के अलावा और भी निवेश के लिए वर्ल्ड बैंक के थ्रू और FIDF एक और स्कीम है जो हमारी, उसमें 7,552 करोड़ के हिसाब से हम लोग उसमें निवेश की बात कर रहे हैं। तो पूरा मिला के इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा निवेश के साथ साथ डेवलपमेंट भी होगा और रोजगार की के एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज होंगे और ये आगे ही बढ़ता जाएगा। इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा इंडिया के डेवलपमेंट स्टोरी में और 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है उसके अचीवमेंट में। जी, तो काफ़ी अच्छे कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। डॉक्टर राजीव, एक बात आपसे और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि सरकार कदम तो काफ़ी अच्छे उठा रही है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना यहाँ पर तैयार की गई है, योजनाबद्ध तरीके से आगे कार्य किया जा सके इसके लिए भी काफ़ी मशक्कत की जा रही है। लेकिन इस योजना का लाभ सीधे तौर पर हमारे मछली पालकों तक पहुँच सके, इसके लिए भी कुछ कार्य किया जा रहा है। उन्हें इससे सीधा लाभ कैसे मिल पाएगा? लाभार्थी इससे सीधे जुटे, इसके लिए हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू नए नए स्कीम्स बनाए हैं और उनके साथ मिलके हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और एक ऐसा बनाया है कि किस तरह की योजना में वो लोग सीधे आ सकते हैं। हमारे पास नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, उनके थ्रू हम लोगों ने इसका कार्यान्वयन आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत ही डिटेल्स में हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू इसमें हम लोग इसका लोगों को जानकारी देंगे कि नए टेक्नोलॉजी में जैसे RAS है, जैसे बायोफ्लॉक है, एक्वापॉनिक्स है, कल्टीवेशन है, ब्रैकिश वाटर और सैलाइन क्षेत्रों में नई जगह पे एक्वाकल्चर हो और उसमें मछली का
उत्पादन हो। पहले लोग नहीं करते थे क्योंकि वो बंजर जमीन किसी काम की नहीं है। तो ऐसे जगहों में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है और इसका हम लोग जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, इंडस्ट्री बॉडी के साथ मिलके उसका डिटेल्स बताएंगे। जी, तो प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि लोग सीधे तौर पर इससे जुड़ सकें और इससे लाभ भी ले सकें। लेकिन जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी कि नई नई तकनीकों का इस्तेमाल वो किस प्रकार कर सकते हैं, तब तक उनके लिए कुछ भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो ऐसे में किसी तरह के प्रशिक्षण का भी प्रावधान होगा। इस स्कीम में बहुत ही डिटेल प्लान है कि कैसे लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको ट्रेनिंग दिया जाए और इसके लिए एक बहुत ही हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ और भी जितना सरकार के सिस्टम हैं उनके साथ जुड़ के ये कोशिश करेंगे कि नए नए जो तकनीकें हैं उनको लोगों के साथ पहुंचाया जाए और उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसके बारे में बताया जाए और प्रोत्साहित किया जाए कि वो लोग इसके साथ जुड़ें और इस योजना का फायदा उठाएं। क्योंकि प्रशिक्षण के बिना तो कोई भी कार्य अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें सफलता हासिल करनी थोड़ी नहीं बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे मछली पालकों को भी प्रशिक्षण मिल सके, हमारे युवा जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा सके ताकि वो आगे चलकर सफलता ज़रूर हासिल कर सकें। और सरकार की जो ये पहल है, ये योजना है, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित हो सके हमारे सभी मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। आपसे और जानना चाहेंगे कि हमारे मछली पालकों की क्या भूमिका रहेगी इस योजना को और भी ज्यादा सफल बनाने की दिशा में। मछली पालक का इसमें बहुत ही सेंट्रल रोल रहेगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपना उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। बिकॉज अभी के वर्तमान स्थिति में प्रोडक्टिविटी इंडिया में काफी कम है। जो अगर आप एक तो विदेश, अगर आप ग्लोबल एवरेज की तरफ से देखें और इंडिया में भी अगर आप एक राज्य को दूसरे राज्य से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। तो हम लोग चाहेंगे कि पहले इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पारंपरिक मछुआरे हैं उनको उनका कैपेसिटी इंप्रूवमेंट हो, उनको बताया जाए और ऐसी ऐसी तकनीकी हैं, नए टेक्निक्स जैसे मैं बता रहा था, RAS, बायोफ्लॉक, इस तरह की चीजें हैं जिनके बारे में उनको अवगत करा के उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाया जा सके और इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको सही माध्यम से उनकी शिक्षा और उनका प्रशिक्षण हो और उन तक हम लोग ये पहुंचा सकें, इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हुए, NGOs को इन्वॉल्व करते हुए और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी, तो सबको मिलजुल कर ही आगे बढ़ना है और हमारे मछली पालकों की यहाँ पर भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। और अगर वो इस योजना का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर चलें और साथ ही साथ प्रशिक्षण वो भी हासिल करें। तभी आगे चलकर अगर वो कोई भी रोज़गार अपनाते हैं, चाहे वो मछली उत्पादन है या फिर उससे संबंधित उत्पादन है, वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो प्रशिक्षण प्राप्त करें और सरकार की जो योजना है उसका सीधे तौर पर लाभ उठाएं। डॉक्टर राजीव, यहाँ पर आपसे एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जो मछली पालक हैं, आपने जिक्र किया कि अभी भी उत्पादकता बढ़ानी अब बाकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अच्छी गुणवत्ता वाला जो बीज उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भरता पर हम क्या कार्य कर रहे हैं और आगे चलकर किस तरह की हम संभावनाएं देख सकते हैं इसमें? ये बहुत ही अहम सवाल है आपका, क्योंकि जो अगर हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वालिटी सीड। और क्वालिटी सीड जो है उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी इसमें ध्यान दिया है। इसके लिए एक तो है एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए, जो हमारे लैब्स में अगर अच्छा सीड की व्यवस्था है तो उसको हम लोग कैसे हैचरी के थ्रू और कैसे हम लोग फार्मर्स को उपलब्ध कराएं और उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। तो उसके लिए हम लोग, और खासकर जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं श्रिम्प का, उसमें हम लोग इंपोर्ट करना पड़ता है हमें ब्रूडर स्टॉक का विदेशों से। तो उसके लिए भी हमने एक हमने डिटेल
योजना बनाई है कि कैसे हम उसके लिए आत्मनिर्भर बने और हम लोग खुद उसको इंडिया में उसका और उसके दूसरे जो स्पीसीज हैं जिसका पोटेंशियल है बाहर और जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जैसे पैंगेसियस है, सी बास है, इस तरह की बहुत सारे गिफ्ट तिलापिया है, या जो इस तरह की जितने स्पीसीज जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उसको हम लोग क्वालिटी सीड के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ और प्राइवेट सेक्टर में हैचरीज बढ़ाते हुए उसका जितना जल्दी हो सके हम लोग उसका मैक्सिमम आउटपुट बना के लोगों को पहुंचा सकें, जिससे फार्मर्स उसको ग्रो आउट करके उसका उत्पादन का लाभ ले सकें। अगर इसमें कड़ी मेहनत करके आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं तो किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद करते हैं मछली पालन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में? चाहेंगे कि सब लोग जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैं बता रहा था, वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकें, उसके बारे में समझ सकें और स्टेट गवर्नमेंट खासकर उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी। उन लोगों को ये स्कीम के साथ जुड़ते हुए इसका जितनी जल्दी हो सके मछुआरों को उसके बारे में बता के उसके बारे में जो जो बेनिफिट्स स्कीम्स के अंदर हैं, और उसके साथ हम लोग चाहेंगे कि उनको साथ में मिलके उसका डिटेल फाइनल करके जब गाइडलाइंस बनाते हुए और उसके साथ साथ जहां लाभार्थी इसमें जुड़े होंगे उनके साथ काम करते हुए इसको आगे बढ़ाना होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं उनको ये इसके पूरी डिटेल बताते हुए फिर इसको हम लोग आगे ले जाएं। जी, यहाँ पर जानकारी ही फायदेमंद साबित हो सकती है। जानकारी है, जागरूकता है अगर योजनाओं के प्रति, तभी हम उनका लाभ ले सकते हैं और तभी हम आगे चलकर सफलता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जानकारी और जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है और यही जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसे हम जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम वाद संवाद और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम वाद संवाद में। आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और इसमें मैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में लगातार जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगी कि इस योजना के अहम जो पहलू हैं उन पर फिर से प्रकाश डालने की वो जहमत करें और हमारे दर्शकों को फिर से इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दे। डॉक्टर राजीव, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हम लगातार बात कर रहे हैं कि मछली पालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसे सफल बनाने के क्षेत्र की दिशा में इस योजना की शुरुआत की गई है, इसे लागू किया गया है ताकि अगले 5 साल तक इसकी जो स्थिति है उसमें काफी सकारात्मक बदलाव आ सके, निर्यात भी काफी अच्छा हो सके, मछली उत्पादन भी काफी अच्छा हो सके और जो मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आर्थिक रूप से और भी ज्यादा सशक्त हो सके। मछली उत्पादन की हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसे बढ़ाया जा सके, साथ ही मछली उत्पादन के साथ साथ जो अन्य उत्पाद भी इससे तैयार किए जाते हैं उसके लिए भी क्या कुछ इसमें शामिल किया गया है, उन्हें भी बढ़ावा देने के लिए कुछ शामिल किया गया है, प्रावधान किए गए हैं इसमें? जी, जैसे मैं बता रहा था, ये जो स्कीम है इसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दिया है और इन्वेस्टमेंट जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इसको हम लोग इसको बढ़ाएं, तो करीब 9,000 करोड़ इसमें इसका निवेश का प्रावधान है, जिसमें हम लोगों ने करीब 3,500 करोड़ जो है फिशरीज हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर के लिए है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए है, और करीब 1605 करोड़ रुपए हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डीप सी फिशिंग वेसल्स, जो आपने पूछा था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेसल्स, और उसमें बायोटैब जैसे 25,000
बायो टॉयलेट्स होंगे, स्वच्छ सागर चाह रहे हैं करना, और उसके लिए उसमें प्रावधान है। जी। इसमें 1400 करोड़ है हार्वेस्ट और कोल्ड चेन बनाने के लिए, वो बहुत जरूरी है। और फिश मार्केट डेवलपमेंट और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 750 करोड़ है मॉडर्न इंटीग्रेटेड फिशिंग विलेजेस, जो सागर मित्र का कंसेप्ट है वो हम लोग लाएंगे। 1477 विलेजेस में, तटीय जो गांव हैं उसमें हम लोग एक्सटेंशन का एक स्कीम है उसके थ्रू करेंगे। और 440 करोड़ है सेफ्टी और सिक्योरिटी फिशरमैन के लिए। ये लोग जब सागर में जाते हैं तो वो हजार्डस है, और उसके लिए सेफ्टी किट, उनके बोट्स और नेट्स, और इसके लिए 440 करोड़ का प्रावधान है। उसी तरह से एक्वाटिक क्वारंटीन फैसिलिटी वो बहुत जरूरी है, उसके लिए करीब 100 करोड़ का प्रावधान है। लेकिन अगर आप देखिएगा इन्वेस्टमेंट इन एक्वाकल्चर और इनलैंड फिशरी वो भी बहुत जरूरी है। हम लोग खासकर इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन के लिए, इसके लिए काफी डेवलपमेंट है। इसमें नई टेक्नोलॉजी मैं मेंशन कर रहा था, RS, बायोफ्लॉक, फायर केजेस, उसके लिए करीब 1250 करोड़ का प्रावधान है। तो हम कह सकते हैं कि नई जो तकनीकें हैं उन पर भी काफी जोर प्रदान किया गया है इस योजना के अंतर्गत, ताकि हमारे जो मछली पालक हैं उन्हें नई नई तकनीकों का लाभ मिल सके। और उन तकनीकों के लिए जो इनोवेशंस है, स्टार्टअप्स है, उसके लिए जो ट्रेसेबिलिटी और सर्टिफिकेशन है, इसके लिए 150 करोड़ का अलग प्रावधान है। तो इसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इनोवेशन, इनोवेटिव एक्टिविटी का भी हम लोग उसका प्रोत्साहन डाल सकते हैं। और ये भी एक स्कीम रहेगा जिससे जो लोग प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, उनको एनकरेज किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब का प्रावधान इसमें है। जी, हमारे जो आगे आने वाले युवा हैं वो मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए कई तरह के प्रावधान लाए गए हैं, शामिल किए गए हैं इस योजना में। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मछली पालन के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, आपने जो तमाम जानकारियाँ दी हैं उनसे वो ज़रूर प्रेरित होंगे और इस क्षेत्र में आगे बढ़कर कुछ नया करने की चाह रखते हुए बिल्कुल आगे मेहनत ज़रूर करेंगे। आपसे मैंने सवाल किया था डॉक्टर राजीव कि हमारे जो मछली पालक हैं जो समुद्र में जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, पहले उनके लिए बीमा कवरेज की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी, लेकिन अब ये भी प्रावधान इस योजना में शामिल कर लिया गया है। तो इससे किस तरह का बदलाव आप देखेंगे? इससे भी क्या हमारे मछली पालकों को आत्मनिर्भरता का एहसास होगा? जी हाँ, अवश्य। बिकॉज मैरीन फिशरीज जो अभी सेक्टर है वो उसमें बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं जी। और वो लोग जब समुद्र में जाते हैं तो अगर बहुत दूर जाते हैं तो कभी कभी तूफान जैसे अभी साइक्लोन्स आते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिससे इसलिए उनके इंश्योरेंस की बहुत ही जरूरत है। हम लोग का एक प्लानिंग है कि जितना ज्यादा हो सके हम लोगों को उनको एक्वाकल्चर की तरफ से, जल कृषि की तरफ से, एक्वाकल्चर में मैरीकल्चर उसको स्पेसिफिकली कहते हैं, जो समुद्र में ही केज डाल के वहां पे अगर हम उत्पत्ति करें तो उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ पायलट प्रोजेक्ट किए थे। तमिलनाडु में हिमसुल वर्ल्ड बैंक के एक प्रोग्राम बहुत सफलता से चला था, और भी हम लोगों ने काफी डिटेल पायलट प्रोजेक्ट करते हुए इसका अब इस खाका बनाते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि इसका वृहत रूप में लोगों को, जो मछुआरे बाहर जाते हैं, उनको एक अल्टरनेटिव मिले कि वो शोर में ही मैरीकल्चर के थ्रू, केज कल्टीवेशन के थ्रू उत्पादन कर सके। तो ऐसी बहुत सारी नई योजनाएं हम लेके आए हैं, और इससे उनका इंश्योरेंस जहां जितना हो सकता है उसको करते हुए और उनके अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए इसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक डिटेल्स रखा है।
जी डॉक्टर राजीव, अंतिम सवाल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आप हमारे मछली पालक, हमारे जो युवा हैं जो ये कार्यक्रम अभी देख रहे हैं, इसके ज़रिए आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो मछली पालन के क्षेत्र में क्या नया कर सकते हैं? और सरकार पूरी तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अब उन्हीं कदम उठाने की ज़रूरत है। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो पारंपरिक मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेताएं हैं, उन लोगों को ये स्कीम अर्पित है, वो लोग इसका फायदा उठा सकें। और इसमें जो आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, सरकार चाह रही है कि पूरे सिस्टम का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा इम्प्रूव हो और उन्हें बेनिफिट्स मिल सके। इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं, तो वो हम लोग से जुड़े रहें और स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू मिलके जो एक्सटेंशन सिस्टम है उसका फायदा उठाते हुए अपना योगदान देते हुए इस सेक्टर का बढ़ावा में आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी इस जो योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके प्रति जागरूक हुए होंगे और मछली पालन के क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़कर कुछ नया करने की दिशा में ज़रूर सफलता भी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज आपने विस्तार से जान लिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये योजना क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है, क्या क्या प्रावधान इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं ताकि मछली पालन के क्षेत्र में और भी ज़्यादा उन्नति हासिल की जा सके, कामयाबी हासिल की जा सके और हमारे जो मछली पालक हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जानकारियों से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ आज के वाद संवाद में बस इतना ही। अगले सप्ताह मिलेंगे आपसे, एक नए विषय पर करेंगे वाद संवाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।